नमस्ते। मैं आपको गोदान पाठ वाचन कर रही थी। पृष्ठ संख्या 116 तक अभी तक हमने किया। अब हम आपको गोदान का 117 यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है, जो 1936 में इसका संपादन हुआ था और यह सबसे आखिरी उपन्यास था। और उन्होंने एक मंगलसूत्र लिखी थी जो अधूरी रह गई थी, वो अमृत राम के पुत्र ने पूरी की थी। तो आज मैं वाचन करने जा रही हूँ 117 पृष्ठ का गोदान। जनपद धीरे धीरे धनिया की ओर आने लगा। इसमें अब किसी को संदेह नहीं रहा कि हीरा ने ही गाय को जहर दिया। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई, इसका ही भी लोगों को विश्वास हो गया। गोबर भी बाप की इस झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया। उस पर जो दाता दीन ने डांट बताई तो होरी परस्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया। सत्य की विजय पाई। दाता दीन ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा, क्या बात हुई? शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी जाकर कुछ दे आते हैं, उसी से काम चलता है। रात भी वह मेरे पास गए थे। किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को हीरा मेरे घर घुरपी मांगने गया था। कहता था एक जड़ी खोदना है। फिर तब से मेरी उससे भेंट नहीं हुई। धनिया इतनी सह पाकर बोली, पंडित दादा वह उसी का काम है। शोभा के घर से खुरपी मांग कर लाया और कोई जड़ी खोदकर गाय को खिला दी। उस रात को तो झगड़ा हुआ था, उसी दिन से वह खार खाए बैठा था। दाता दीन बोले, यह बात साबित हो गया तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या ना करे, धर्म के बिना दंड दिए ना रहेगा। चली तो जा रुपया, हीरा को बुला ला। कहना पंडित दाता बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की तो गंगा जली उठा ले और चौरे पर चढ़कर कसम खाए। धनिया बोली, महाराज उसके कसम का भरोसा नहीं, झटपट खा लेगा। जब इसने झूठी कसम खा ली तो बड़ा धर्मात्मा बनता है, तो हीरा का क्या विश्वास। अब गोबर बोला, खा ले झूठी कसम, बस का अंत हो जाए। बूढ़े जीते रहें, जवान जीत कर क्या करेंगे। रुपया एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं है, पंडित दादा काकी कहती हैं कहीं चले गए। दाता दीन ने लंबी दाढ़ी फटकार कर कहा, तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए? घर में छिपा बैठा ना हो, देख तो सोना भीतर तो नहीं बैठा है। धनिया ने टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा ने सिर हत्या सवार है, ना जाने क्या कर बैठे। दाता दीन ने खुद लकड़ी संभाली और खबर लाए कि हीरा सचमुच कहीं चला गया। पुनिया कहती है लुटिया डोर और डंडा सब लेकर गया। पुनिया ने पूछा भी, कहाँ जाते हो, पर बताया नहीं। उसने 5 रुपए आले में रखे थे, रुपया वहाँ नहीं था। शायद रुपए भी ले गया। धनिया शीतल स्वर से बोली, मुंह में कालिख लगाकर कहीं भागा होगा। शोभा बोला, भाग के कहाँ जाएगा, गंगा नहाने न चला गया हो। धनिया ने शंका की, गंगा जाता तो रुपए क्यों ले जाता, और आजकल कोई परब भी तो नहीं है। इस शंका का कोई समाधान न मिला। धराड़ा दृढ़ हो गई। आज होरी के घर भोजन नहीं पका, न किसी ने बैलों को सानी पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। 2-2, 4-4 आदमी जगह जगह जमा होकर इसी विषय की आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य कहीं भाग गया, देखा होगा कि भेद खुल गया।
जब जेहल जाना पड़ेगा, हत्या अलग लगेगी। बस कहीं भाग गया। पुनिया अलग रो रही थी। कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ चल दिया। जो कसर रह गई थी वह संध्या समय हल्के के थानेदार ने आकर पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की जैसा उसका कर्तव्य था, और थानेदार साहब भला अपने कर्तव्य से कब चूकने वाले थे। अब गांव वाले को भी उनका सेवा सत्कार करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दाता दीन, झुंगरू सिंह, नोखे राम, उनके चारों प्यादे, मंगरू शाह और लाला पटेश्वरी सभी आ पहुँचे और दरोगा जी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई। जीवन का यह पहला अवसर था कि वह दरोगा के सामने आया। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। धनिया को पीटते समय उसका एक एक अंग गड़क रहा था। दरोगा के सामने कछुए की भांति भीतर सिमट जाता था। दरोगा ने उसे आलोचक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों की नस पहचानने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोवैज्ञानिक में कोरे पर व्यवहारिक मनोविज्ञान में मर्मज्ञ थे। अभ्यास था। किताबी मनोवैज्ञानिक में कोरे पर व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक मर्मज्ञ थे। यकीन हो गया कि आज अच्छे का मुंह देखकर उठे हैं और होरी का चेहरा कहे देते हैं, इसे केवल एक घुड़की काफ़ी है। दरोगा ने पूछा, तुझे किसका सुबाह है? होरी ने जमीन छुई और हाथ बांधकर बोला, मेरा सुबाह किसी पर नहीं है सरकार। गाय अपनी मौत से मरी है, बुढ़ी हो गई थी। धनिया भी आकर पीछे खड़ी थी। तुरंत बोली, गाय मरी है तुम्हारे भाई हीरा ने। गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने। सरकार ऐसे बेदम नहीं कि जो कुछ तुम कह दोगे वह मान लेंगे। यह जांच तहकीकात करने आए हैं। दरोगा जी ने पूछा, यह कौन औरत है? कई आदमियों ने दरोगा जी से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ा ऊपरी की। एक साथ बोले, अपने मन को इस कल्पना से संतोष दिया कि पहले मैं बोला, होरी की घरवाली है सरकार। तो इसे बुलाओ, मैं पहले इसी का बयान लूँगा। वह कहाँ है हीरा? विशिष्ट जनों में एक स्वर से कहा, वह तो आज सवेरे से कहीं चला गया है सरकार। मैं उसके घर की तलाशी लूँगा। तलाशी? होरी की सांस तले ऊपर होने लगी। उसके भाई हीरा के घर की तलाशी होगी और हीरा घर में नहीं है, और फिर होरी के जीते जी उसके देखते वह तलाशी न होने पाएगी। और धनिया से अब उसका कोई संबंध नहीं, जहाँ चाहे जाए। जब वह उसकी इज्जत बिगाड़ने पर आ गई है तो उसके घर में कैसे रह सकती है? जब गली गली ठोकर खाएगी तब पता चलेगा। गांव के विशेष जनों ने इस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू की। दादाजी ने गंजा सिर हिलाकर कहा, यह सब कमाने के ढंग है। पूछो हीरा के घर में क्या रखा है? पटेश्वरी लाल बहुत लंबे थे। वह लंबे होकर भी बेवकूफ़ न थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले, और यहाँ आया है किस लिए? और जब आया है तो बिना कुछ दिए गया कब है? झुंगरी सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा, निकालो जो कुछ देना हो, यूँ गला न छूटेगा। दरोगा जी ने अब जरा गरज कर कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूँगा। होरी के मुख का रंग उड़ गया था, जैसे देह का सारा रक्त सूख गया हो। तलाशी उसके घर की हुई तो उसके भाई के घर हुई तो एक ही बात है। हीरा अलग सही है, पर दुनिया तो जानती है वह उसका भाई है। मगर इस वक्त उसका कुछ बस नहीं। उसके पास रुपए होते तो उसी वक्त 50 रुपए लाकर दरोगा जी के चरणों पर रख देता
और कहता, सरकार मेरी इज्जत अब आपके हाथ है। मगर उसके पास तो जहर खाने के भी 1 पैसे नहीं हैं। धनिया के पास 4 रुपए पड़े हैं, पर वह चुड़ैल भला क्यों देने लगी। मृत्युदंड पाए हुए आदमी की भांति सिर झुकाए अपने अपमान का वेदना तीव्र अनुभव करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। दादा दीन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम नहीं चलेगा होरी, रुपए की कोई जुगत करो। होरी दीन स्वर में बोला, अब तो क्या अरज करूं महाराज, अभी तो पहले ही की गठरी सिर पर लदी है और किस मुंह से मांगूं, लेकिन इस संकट से उबार लो, जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा, मैं मर भी जाऊं तो गोबर तो है ही। नेताओं में सलाह होने लगी, दरोगा जी को क्या भेंट किया जाए। दाता दीन ने 50 का प्रस्ताव किया। झुंगरी सिंह के अनुमान में 100 से कम का सौदा ना होगा। नोखेराम भी 100 के पक्ष में थे और होरी के लिए 100 और 50 में कोई अंतर न था। इस तलाशी का संकट उसके सिर से टल जाए, पूजा चाहे कितनी ही चढ़ानी पड़े। मरे को मन भर लकड़ी के जलाओ, या 10 मन से उसे क्या चिंता। मगर पटेश्वरी से यह अन्याय न देखा गया। कोई डाका या कत्ल तो हुआ नहीं, केवल तलाशी हो रही है, इसके लिए 20 रुपए बहुत है। नेताओं ने धिक्कारा, तो फिर दरोगा जी से बातचीत करना, हम लोग नगीच ना जाएंगे। कोई गुड़कियाँ खाए, कौन गुड़कियाँ खाए। होरी ने पटेश्वरी के पांव पर अपना सिर रख दिया, भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊँगा तुम्हारी ताबेदारी करूँगा। दरोगा जी ने फिर अपने विशाल वक्ष और विशालतर उदार की पूरी शक्ति से कहा, कहाँ है हीरा, घर में, मैं उसके घर की तलाशी लूँगा। पटेश्वरी ने आगे बढ़कर दरोगा जी के कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करोगे हुजूर, उसका भाई आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग जाकर बातें करने लगे। कैसा आदमी है, गरीब ही गरीब हुजूर, बहुत ही गरीब हुजूर, भोजन का ठिकाना भी नहीं, सच। हाँ हुजूर, ईमान से कहता हूँ। अरे तो क्या एक 50 का डोल भी नहीं। कहाँ की बात हुजूर, 10 मिल जाए तो 1000 समझिए, 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं, और वह भी जब कोई महाजन खड़ा हो जाएगा। दरोगा जी ने 1 मिनट तक विचार करके कहा, तो फिर उसे सताने में क्या फ़ायदा, मैं ऐसे को नहीं सताता जो आप ही मर रहे हों। पटेश्वरी ने देखा निशाना और आगे जा पड़ा, बोले, नहीं हुजूर, ऐसा ना कीजिए। नहीं, फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास दूसरी और कौन सी खेती है। तुम इलाके के पटेश्वरी हो जी, कैसी बातें करते हो। जब ऐसा कोई अवसर आ जाता है तो आपकी बदौलत हम भी कुछ पा जाते हैं, नहीं तो पटेश्वरी को कौन पूछता है। अच्छा जाओ, 30 रुपये लिवा दो, 20 रुपये हमारे, 10 रुपये 20 रुपये हमारे, 10 तुम्हारे, दिलवा दो, 20 रुपये हमारे, 10 रुपये तुम्हारे। 4 मुखिया हैं, उनका ख्याल कीजिए। अच्छा, आधे आधा पर रखो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पटेश्वरी ने झिंगुर से कहा। झिंगुरी ने होरी को इशारे से बुलाया, अपने घर ले गया। 30 रुपये गिनकर उसके हवाले दिए और एहसान से दबाते हुए बोले, आज भी कागज लिखा देना, तुम्हारा मुंह देखकर रुपये दे रहा हूँ। तुम्हारी भलमनसी पर। होरी ने रुपये लिए और अंगोछे को कोरे
से बांधे प्रसन्न मुख आकर दरोगा जी की ओर चला। सहसा धनिया झपट कर आगे आई और अंगूचे एक झटके के साथ उसके हाथ से छीन ली। गांठ पक्की न थी, झटका पाते ही खुल गई और सारे रुपए जमीन पर बिखर गए। नागिन की तरह फुफकार कर बोली, ये रुपए कहाँ लिए जा रहे हो? बता, भला चाहता है तो सब रुपए लौटा दे, नहीं कहे देती हूँ घर के परानी रात दिन मरे और दाने दाने को तरसे, लत्ता भी पहनने को मैशार न हो और अंजुली भर रुपए लेकर चल रहा है इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत, जिसके घर में चूहे लौटे वह भी इज्जत वाला है। दरोगा तलाशी ही तो लेगा, ले ले जहाँ चाहे तलाशी। एक तो 100 रुपए की गाय गई, उस पर एक पलेठन, वहरी तेरी इज्जत। होरी खून का घूंट पीकर रह गया। सारा समूह जैसे थर्रा उठा। नेताओं ने सिर झुकाए। दरोगा का मुंह जरा सा निकल आया। अपने जीवन में उसे ऐसी लताड़ न मिली थी। होरी स्तंभित सा खड़ा रहा। जीवन में आज पहली बार धनिया ने उसे भरे अखाड़े में पटकनी दी, आकाश तका दिया। अब वह कैसे सिर उठाए? मगर दरोगा जी इतनी जल्दी हार मानने वाले न थे। खिसिया कर बोले, मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस शैतान की खाल ने हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दे दिया। धनिया हाथ मटकाकर बोली, हाँ दे दिया। अपनी गाय थी, मार डाली, फिर किसी दूसरे का जानवर तो नहीं मारा। तुम्हारे तहकीकात में यही निकलता है तो यही लिखो। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारी अक्ल की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात। बुरी आंखों से अंगारे बरसाता धनिया की ओर लपका, पर गोबर सामने आकर खड़ा हो गया और उग्र भाव से बोला, अच्छा दादा, अब बहुत हुआ, पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं कह देती हूँ मेरा मुंह न देखोगे, तुम्हारे ऊपर हाथ न उठाऊंगा, ऐसा कपूत नहीं, यहीं गले में फांसी लगा लूँगा। होरी पीछे हट गया और धनिया शेर होकर बोली, तू हट जा गोबर, देखूं तो क्या करता है मेरा। दरोगा जी बैठे हैं, इसकी हिम्मत देखूं। घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है, अपने मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने में इसकी इज्जत नहीं जाती। यही तो वीरों का धर्म है। बड़ा वीर है तो किसी मर्द से लड़, जिसकी बाह पकड़ कर लाया उसे मारकर बहादुर कहलाएगा। तू समझता दरोगा मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूँ, आज से तू समझता होगा मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूँ, आज से अपना घर संभाल। देख तो इसी गांव में तेरी छाती पर मूंग दल कर रहती हूँ कि नहीं, और इससे अच्छा खाऊं पहनूंगी, इच्छा हो तो देख ले। होरी परस्त हो गया। उसे ज्ञात हुआ कि स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल, कितना निरुपाय है। नेताओं ने रुपए चुनकर उठा लिए थे और दरोगा जी को वहां से चलने का इशारा कर दिए थे। धनिया ने एक ठोकर और जमाई, जिसके रुपए हो ले जाकर उसे दे दो, हमें किसी से उधार नहीं लेना, और जो देना है उसे उसी से लेना। मैं दमड़ी भी ना दूंगी, चाहे मुझे हकीम के इजलास तक ही चढ़ाना पड़े। हम बाकी चुकाने को 25 रुपए मांगते थे, किसी ने ना दिया। आज अंजुली भर रुपए ठनाठन निकाल दे दिए। मैं सब जानती हूँ, यह तो बाट बखरा होने वाला था। सभी के मुंह मीठे होते हैं। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। सूद ब्याज, डेढ़ी सवाई, नजराना, घूस घास जैसे भी गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेहल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। नेताओं के मुख में कालिक सी लगी हुई थी। दरोगा जी के मुंह पर झाड़ू सी फिरी हुई थी।
इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चले। रास्ते में दरोगा ने स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलेर। पटेश्वरी बोले, दिलेर है हुजूर, कर्कश है। ऐसी औरत को तो गोली मार दें। तुम लोगों का काफिया तंग कर दिया उसने। 4 तो मिलते ही हुजूर के भी तो 15 रुपये गए। मेरे कहाँ जा सकते हैं, वह न देगा, गांव के मुखिया देंगे, और 15 रुपये की जगह पूरे 50 रुपये। आप लोग चटपट इंतजाम कीजिए। पटेश्वरी लाल ने हंसकर कहा, हुजूर बड़े दिल लगीबाज हैं। दाता दीन बोले, बड़े आदमियों की यही लक्षण है। ऐसे भाग्यवान के दर्शन कहाँ होते हैं। दरोगा जी ने कठोर स्वर में कहा, यह खुशामद फिर कीजिए। इस वक्त तो मुझे 50 रुपये दिलवाइए नगद, और यह समझ लो कि आनाकानी की तो तुम चारों के घर की तलाशी लूँगा। बहुत मुमकिन है कि तुम्हारे हीरा और हूरी को फंसाकर उनसे 150 ऐंठने के लिए पाखंड रचा हो। नेतागढ़ अभी तक यही समझ रहे हैं, दरोगा जी विनोद कर रहे हैं। तो अभी तक हम आप पृष्ठ संख्या 122 तक का वाचन किया। नमस्कार, आशा है आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।